तापमान कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है जो सामान्य मतलब केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 310 केल्विन। आपको बता दें जो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37.0 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके अलावा अगर केल्विन की बात करें दोस्तों तो 310 डिग्री केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है जो निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी प्रोजेस्टेरोन। बता दें जो निषेचित अंडाणु का इम्प्लांटेशन होता है वो गर्भाशय में होता है, जिसके लिए मादा जनन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं बताना है कि क्या हो जाएंगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी आकार में बड़ी हो जाएंगी। अधिक ऊंचाई पर जो मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं आकार में बड़ी हो जाएंगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है कि जो श्वसन में कार्बोहाइड्रेट हो जाता है वो किस रूप में विखंडित हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। जो श्वसन में कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन है, आपको बताना है जो श्वसन है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी अपचयन प्रक्रिया। श्वसन जो कि एक अपचयन प्रक्रिया है और जिसके अंतर्गत भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। अगला देख लेते हैं दोस्तों आने वाले ग्रुप एग्जाम के लिए हमने गणित के एक मानव में श्वसन दर सबसे कम होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना है मानव में जो श्वसन दर होता है सबसे कम कब होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी नींद में खर्राटे लेते समय। आपको बता दें कि श्वसन दर जो कि सबसे कम आराम करते समय होती है, अतः नींद में मानव की जो श्वसन दर होती है वो सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किसमें पाया जाता है। चार ऑप्शन है, बताना है कि इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में जो कैरोटीन होता है वो किसमें पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी गाजर में। आपको बता दें कि गाजर में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन पाया जाता है और गाजर में जो नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन के कारण ही होता है। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताना है जो पाचन के रस होता है उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचक जो कि रसों में मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और यह अम्ल प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिजों आदि के पाचन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लंबे समय तक शारीरिक परिश्रम के कार्य के बाद मांसपेशियों में शिथिलता किस कारण से होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है कि जो लंबे समय तक कार्य करने से मांसपेशियों में शिथिलता किस कारण से होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लैक्टिक अम्ल के एकत्र होने से। आपको बता दें जो अत्यधिक शारीरिक श्रम करने से हमारे शरीर की कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल बनता है और जिस कारण थकान एवं शिथिलता का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खाली स्थान है, बताना है कि खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है। इसमें से कौन है जो खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मज्जा, मैरो या मेडुला में भोजन, निगरण, वमन, खांसने, छींकने, हिचकी, लार के स्त्रावण आदि गतिविधियों के समन्वयन केंद्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है। आपको बताएं जो मानव शरीर में उर्वरीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो इनमें से कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी डिंबवाही नलिका। मानव शरीर में जो उर्वरीकरण यानी निषेचन की क्रिया होती है वो अंडवाहिनी या डिंबवाही नलिका में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन संचलन हेतु पेशियों को संकुचित तथा शिथिल करने में सहायता करता है। आपको बताने इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो संचलन हेतु पेशियों को संकुचित तथा शिथिल करने में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। बता दें कि संकुचनशील या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के प्रमुख उदाहरण एक्टिन या मायोसिन है और ये पेशियों को संकुचित तथा शिथिल करने में सहायक होते हैं जिससे शरीर एवं अंगों में गति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खाली स्थान है, बताना है कि किनमें से मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। आपको बताएं इनमें से किसके मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप जो बच्चा होता है वो पैदा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी गर्भाशय। बता दें कि गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है और इसमें ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की प्रमुख भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी कार्रवाई अनैच्छिक कार्रवाई नहीं है। आपको बताना इनमें से कौन सी कार्रवाई है जो अनैच्छिक कार्रवाई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी साइकिल चलाना। आपको बता दें कि लार, स्त्राव, पाचन और श्वसन ये अनैच्छिक कार्रवाई है और जबकि साइकिल चलाना जो कि एक ऐच्छिक कार्रवाई है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, लैंगिक प्रजनन में आपको बताना है क्या शामिल होते हैं। इसका राइट आंसर बताना है कि जो लैंगिक प्रजनन होता है इनमें से क्या शामिल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विपरीत लिंग दो जनक। यानी लैंगिक प्रजनन जो प्रक्रिया होती है उसमें एक ही प्रजाति के दो विपरीत लिंगी जीव नर तथा मादा भाग लेते हैं, अर्थात लैंगिक प्रजनन हेतु विपरीत लिंगों वाले दो जनकों का होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शुक्राणु को सीधे अंडे में अंतःक्षेपित करने की अत्यधिक विकसित प्रक्रिया क्या कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताएं जो शुक्राणु को सीधे अंडे में अंतःक्षेपित करने की अत्यधिक विकसित प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी ICSI। फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक शुक्राणु इंजेक्शन से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी जो IVF होता है उससे संबंधित एक अत्यधिक विकसित प्रक्रिया है जिससे शुक्राणु को सीधे अंडे में अंतःक्षेपित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मनुष्य में खालिस्तान है एक अम्लीय माध्यम निर्मित करता है जो एंजाइम पेप्सिन के कार्य को सुगम बना देता है। इसमें से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको बता दें कि मनुष्यों में आमाशय में भोजन के पाचन के दौरान हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है और यह अम्लीय माध्यम प्रदान करके आमाशय में पाए जाने वाले प्रमुख पाचक एंजाइम पेप्सिन के कार्य को सुगम बना देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से किस प्रक्रिया में उष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। आपको बताना है इनमें से किस प्रक्रिया में उष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी श्वसन। आपको बता दें कि जो श्वसन एक अपचयी प्रक्रिया है और जिसमें उष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। किसके द्वारा होती है तो वह श्वसन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त होते हैं। आपको बताना है कि जो मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मदर यानी माता से। बता दें कि जो पुरुषों में एक्स और वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं जिसका एक्स गुणसूत्र माता से जबकि वाई गुणसूत्र पिता से प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। आपको बताना है जो अंडे हैं होते हैं उसको अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी डिंबवाही नलिका। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक अंडवाहिनी या डिंबवाही नलिका द्वारा ले जाया जाता है। यदि इस यात्रा के दौरान शुक्राणु अंडे को निषेचित कर देता है तो यह गर्भाशय में पहुंचने पर वहीं रह जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी शुक्रवाहिका। आपको बता दें कि शुक्रवाहिका जो कि मादा प्रजनन तंत्र का नहीं बल्कि नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। इसके अलावा दोस्तों गर्भाशय हो गया, अंडाशय हो गया, योनि हो गया, ये मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वृक्क की संरचनात्मक इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको जो बताना है जो वृक्क होती है उसकी संरचनात्मक इकाई इनमें से कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी नेफ्रॉन। वृक्क की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन या वृक्काणु कहते हैं और इन्हीं में मूत्र बनता है जिसमें उत्सर्जी पदार्थ घुले रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि आप रेलवे एग्जाम्स में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी दोस्तों एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। यानी इनमें से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ही एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और यह ग्रंथि मुख्यतः अग्र तथा पश्च भागों में बटी होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, शुक्राणु कहाँ बनते हैं। आपको बताना है जो शुक्राणु होता है वो इनमें से कहाँ बनते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वृषण में। बता दें कि वृषण यानी टेस्टिस नर जनन अंग के वे भाग होते हैं जिनमें शुक्राणु बनते हैं और शुक्राणु नर युग्मक कोशिका होते हैं जो निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, कौन सा हार्मोन वृषण से स्त्रावित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, आपको बताना इनमें से कौन सा हार्मोन है जो वृषण से स्त्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टेस्टोस्टेरोन। वृषणों में जो कि शुक्रजनन नलिकाओं के बाहर लैंडिंग की कोशिकाओं के छोटे छोटे समूह होते हैं और ये कोशिकाएं कोलेस्ट्रॉल से व्युत्पन्न नर हार्मोन्स अथवा एड्रोजेंस का स्त्रवण करती हैं और प्रमुख एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन होता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए इनमें से कौन नेत्र की सहायता करता है। चार ऑप्शन है, बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी सीलिया पिंड। आपको बता दें नेत्र लेंस की फोकस दूरी को सीलिया पिंड के द्वारा एडजस्ट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है और कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 8/9। आपको बता दें कि कांच के सापेक्ष पानी का जो अपवर्तनांक है 4/3 व 3/2 तो बराबर हो जाता है 8/9 और यदि कांच व पानी के निरपेक्ष अपवर्तनांक Ng व Nw है तो कांच के सापेक्ष पानी का जो अपवर्तनांक होगा वो हो जाएगा Gn(w). अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका कारण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अपवर्तन। आपको बता दें कि पृथ्वी की गोल आकृति के कारण प्रकाश किरणों का अपवर्तन हो जाने से हम सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यास्त के पहले सूर्य गहरा नारंगी लाल रंग का प्रतीत होता है क्योंकि, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य गहरा नारंगी लाल रंग का दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश जब वायुमंडल से भेद कर आता है तो प्रकाश के अन्य घटक रंग प्रकीर्णित होकर अंतरिक्ष में चले जाते हैं एवं लाल रंग प्रकीर्णित होकर हमारे पास पहुंचता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। रात में तारे झिलमिलाते हैं क्योंकि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है कि रात में तारे झिलमिलाते हैं क्योंकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलता है। आपको बता दें कि वायुमंडल में वायु की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है और प्रकाश का अपवर्तन होता है जिसके कारण रात में तारे झिलमिलाते या टिमटिमाते हैं। यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते हैं। आपको बता दें कि यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते हैं क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, इससे ज्ञात होता है कि दर्पण है। इसका राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल। बता दें कि प्रतिबिंब अपनी वास्तविक आकृति से बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि अवतल दर्पण से प्रकाश किरण परावर्तित होने के पश्चात फैल जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताएं जो दंत चिकित्सक होते हैं वो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, साथ ही इस दूरी में रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब समान आकार से लेकर बड़े आकार तक बनता है, इसीलिए दंत चिकित्सकों के द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आपको बता दें कि इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ओर बंद तथा दूसरी ओर से खुली एक पाइप देगी, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सभी विषम हार्मोनिक्स। यानी बंद पाइप में केवल विषम सनांदी हैं उत्पन्न हो सकते हैं। यही कारण है कि बंद ऑर्गन पाइप में उत्पन्न स्वर मधुर नहीं होते, जबकि खुले पाइप में सम तथा विषम दोनों ही प्रकार के सनांदी उत्पन्न होते हैं और यही कारण है कि खुले ऑर्गन पाइप की ध्वनि मधुर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बताना है इंद्रधनुष होता है उसमें कितने रंग दिखाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 रंग। आपको बता दें इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देता है और ये सातों रंग बढ़ते हुए तरंग दैर्ध्य के क्रम में दिखाई देते हैं। बता दें कौन कौन से रंग है, तो बैगनी है, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। और इसे संक्षेप में इसे विबग्यो योर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो VIBGYOR। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? आपको बताना है जो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सी, यानी लाल। बता दें कि इंद्रधनुष में लाल रंग का जो विक्षेपण अधिकतम तथा बैगनी रंग का न्यूनतम होता है और इंद्रधनुष में बैगनी किरण आंख पर 40.8 डिग्री तथा लाल किरण 42.8 डिग्री कोण बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंद्रधनुष कैसे बनता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना इनमें से इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के खाली स्थान से इंद्रधनुष बनता है। आपको बताना है जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के किससे इंद्रधनुष बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बता दें कि वर्षा के बाद वायुमंडल के धूल कणों पर निलंबित जल की बूंदें त्रिवाष्प यानी प्रिज्म की भांति कार्य करके सूर्य के प्रकाश के संघटक रंगों को विक्षेपित करके इंद्रधनुष बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति, आपको बताना है कि जो प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एक समान होती है। जो प्रकाश की गति होती है वो रेडियो तरंग की गति के समान होती है और रेडियो तरंगे अपने स्रोत से छूटने के बाद सभी संभव दिशाओं में गति करते हुए जाती है और इनका प्रयोग करते हुए रेडियो एवं टीवी कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता अधिक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है इनमें से किसकी वेधन क्षमता अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गामा किरणें। आपको बता दें कि गामा किरणों की वेधन क्षमता सर्वाधिक है और इनकी वेधन क्षमता अल्फा तथा बीटा कणों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है और ये 30 मिमी मोटी एल्यूमिनियम की चादर के आर पार निकल जाती है। 30 मिमी
अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। चार ऑप्शन है, बताना है कि इनमें से विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अवरक्त किरणों की। आपको बता दें कि अवरक्त किरणों का जो तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है और अवरक्त किरणों का उसमें प्रभाव भी अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल किसका उपयोग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, आपको बताना है जो टीवी रिमोट कंट्रोल होता है वो किसका उपयोग करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगों का। आपको बता दें टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है और इन तरंगों का दैर्ध्य प्रतिशत 10 के पावर -3 मीटर से 10 के पावर -2 मीटर तक होती है। इनका उपयोग टेलीविजन के प्रसारण में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, आपको बताना है कि पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ब्लैक, काली। बता दें कि पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु काली दिखाई पड़ती है क्योंकि पीले रंग में नीला रंग नहीं होता है जिसको कि वह वस्तु परावर्तित कर सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। बताना जो फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है और फिल्म पर प्रकाश पड़ने से सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर में बदल जाता है और अब फिल्म को अंधेरे कमरे में ले जाकर एक विशेष प्रकार के घोल में डाल देते हैं जिससे प्रतिबिंब चमकने लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप में क्या है। आपको बताना है इनमें से फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से सोडियम थायोसल्फेट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बैगनी। मैंने बताया आपको कि कांच में बैगनी प्रकाश की चाल सबसे कम तथा लाल प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। यद्यपि निर्वात में अथवा वायु में सभी रंगों की किरणें एक ही चाल यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से चलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। आपको बताना है कि इनमें से किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की जो गति होती है वो न्यूनतम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कांच। अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में सर्वाधिक होती है और निर्वात की तुलना में वायु, जल एवं कांच में प्रकाश का वेग क्रमशः 0.03% से 25% एवं 35% कम होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। आपको बताना है कि एक सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी 25 सेमी। बता दें कि सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। जिस व्यक्ति में यह 25 सेमी से भी अधिक होती है उसमें दूर दृष्टि दोष पाया जाता है तथा जिस व्यक्ति में यह दूरी 25 सेमी से कम होती है उसमें निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया पाया जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात की दोस्तों तो पाइरेक्स कांच मुख्यतः है। आपको बताना है जो पाइरेक्स कांच होता है वो मुख्यतः कैसा कांच होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पाइरेक्स कांच जो कि उष्मा प्रतिरोधी कांच होता है। और इसके प्रयोग की बात की दोस्तों तो वाहनों एवं घरों की खिड़कियों के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चांदी यानी सिल्वर बताना है कि इनमें से क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बताना है चांदी क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एक विद्युत सुचालक है। आपको बता दें चांदी जो कि विद्युत की सुचालक है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट उदाहरण है। आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट इनमें से किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अपर रूपी का। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, डोलोमाइट अयस्क है। जो बताना है कि जो डोलोमाइट है वो इनमें से किसका अयस्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी मैग्नीशियम कार्बोनेट। डोलोमाइट जो कि कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन सी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी उपरोक्त सभी। आपको बता दें कि सोना, चांदी, प्लेटिनम ये धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और कहीं कहीं कॉपर भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इनकी रासायनिक सक्रियता बहुत कम होने के कारण यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है किसके प्रयोग से। आपको बताना है जो धातु के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को किसके प्रयोग से दूर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी जियोलाइट्स। यानी जो जल की अस्थायी कठोरता उबालने से दूर नहीं की जा सकती। स्थायी कठोरता मुख्यतः कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइडों की उपस्थिति के कारण होती है और यह कठोरता जियोलाइट्स
के द्वारा दूर की जा सकती है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? आपको बताना है इनमें से कौन सी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैग्नीशियम। बता दें कि मैग्नीशियम जो कि कॉपर और आयरन और जिंक की तुलना में अधिक क्रियाशील है तथा यह ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी धातु बिजली की सर्वोत्तम संवाहक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताना है कि कौन सी धातु है जो बिजली की सर्वोत्तम संवाहक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कॉपर, तांबा, जो कि बिजली का सर्वोत्तम संवाहक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गुहिका जिसमें गलित धातु डाला जाता है तो क्या कहलाता है? बताना है कि गुहिका जो होती है गलित धातु डाला जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी साचा, गलित धातु जो कि सांचे में डाला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ताप का सबसे अच्छा चालक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है। आपको बताना है कि जो ताप होता है उसका सबसे अच्छा चालक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिल्वर, चांदी। बता दें कि चांदी जो कि सभी धातुओं में ताप की सबसे अच्छी चालक है और साथ ही साथ यह किसी भी तत्व से अधिक विद्युत की सुचालक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है वह धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। चार ऑप्शन है, बताना है कि इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा यानी अनीलन, यानी इस्पात को सुर्ख लाल गर्म कर तथा उसके पश्चात धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया अनीलन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सोने को तांबे के साथ क्यों मिश्रित किया जाता है? आपको बताना है जो सोना होता है उसको तांबे के साथ क्यों मिश्रित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सोने को कठोर बनाने के लिए। आपको बता दें कि शुद्ध सोना अथवा स्वर्ण एक मुलायम धातु है जिस कारण आभूषण बनाते समय इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है जिससे कुछ कठोर बन जाती है, और स्वर्ण जो कि एक्वा रेजिया में घुलनशील है और इसकी शुद्धता का मापन कैरेट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना इनमें से कौन सी धातु है दोस्तों जो वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्वर्ण यानी सोना और प्लेटिनम। स्वर्ण और प्लेटिनम धातुओं में वायु का जो होता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये वायु से अभिक्रिया नहीं करती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सोडियम हाइड्रोक्साइड खाली स्थान है से क्रिया करके साधारण नमक का विलयन बनाता है, यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है किससे क्रिया करके साधारण नमक का विलयन बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी उसका जो होता है NaOH एक प्रबल क्षार है जिसकी प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया एक प्रमुख उदासीन अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण सोडियम क्लोराइड तथा जल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सोडियम धातु किसमें रखी जाती है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन दोस्तों। बताना है जो सोडियम धातु होती है वो किसमें रखी जाती है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केरोसिन में। सोडियम जो कि एक तीव्र क्रियाशील धातु है जो जल यहाँ तक कि वायु में भी उपस्थित साधारण नमी से क्रिया करके जलने लगती है, अतः सोडियम को केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वक्र। जो धातुओं में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ वक्राकार होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? बताना है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भंजन। आपको बता दें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को भंजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। बताना है कि कौन सी धातु है जो ठंडे और गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जिंक। बता दें कि जिंक या जस्ता जल के किसी भी अवस्था चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो से क्रिया नहीं करती, लेकिन जस्ते पर गर्म जलवाष्प प्रवाहित करने पर यह इससे क्रिया करके जिंक ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? आपको बताना है इनमें से कौन सी धातु है जो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पोटेशियम। पोटेशियम धातु जो कि जल से आसानी से क्रिया कर सकती है और पोटेशियम ठंडे जल से ही क्रिया करके तीव्रता से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वितीयक प्रशीतक का अनवरत उपयोग निम्न में होता है। आपको बताना है जो द्वितीयक प्रशीतक होता है यानी रेफ्रिजरेंट होता है उसका अनवरत उपयोग निम्न में कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बर्फ बनाने के कारखाने में। बर्फ बनाने के कारखाने में द्वितीयक प्रशीतक का अनवरत उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे प्रशीतक नहीं है। आपको बताना इनमें से जो अच्छे रेफ्रिजरेंट कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी, यानी विषैले ज्वलनशील और विस्फोटक जो कि अच्छे प्रशीतक नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आजकल नहीं होता है? चार ऑप्शन है, बताना है इनमें से कौन सा प्रशीतक है जिसका प्रयोग आजकल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी यानी सी हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, यानी आजकल जो है सल्फर डाइऑक्साइड प्रशीतक का उपयोग नहीं होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी प्रशीतक प्रणाली से आवाज निकलती है तो इसका अर्थ है कि, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा जब किसी प्रशीतक प्रणाली से आवाज निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से कोई एक, यानी अगर किसी प्रशीतक प्रणाली से आवाज निकलने के कारण कंप्रेसर ड्राइव कपलिंग ढीला होना सकता है, तेल की कमी हो सकती है, या कंप्रेसर या मोटर नीचे आधार पर ढीली हो सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अधः प्रशीतन किसके प्रति जिम्मेदार है? बताना है जो अधः प्रशीतन है, प्रशीतक है, वो किसके प्रति जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त में सभी। बता दें कि अधः प्रशीतन संपीड़न की एचपी की घटाव और मसी प्रशीतित्र का निम्नतम प्रभाव और संपीड़ित की विस्थापन में घटाव के प्रति भी जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो घरेलू रेफ्रिजरेटर होता है उसमें प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रीऑन। पुराने घरेलू रेफ्रिजरेटरों में प्रशीतन के लिए फ्रीऑन, वर्तमान समय में अमोनिया का प्रयोग व्यापक रूप से